मैं आपको पहले ये मनोविज्ञान की क्या पढ़ाऊँगी, आपको पता है, संप्रदाय और उसके प्रमुख वगैरह पूरे देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे प्रमुख दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, जिनमें से हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और रूसो चारों को देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूंगी मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। इससे पहले मैंने आपको मनोविज्ञान के जितनी भी जो विधियाँ थी ना, परियोजना विधि थी, केस स्टडी विधि, परियोजना विधि नहीं, सॉरी, पढ़े अभी मैंने, जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ थी वो प्रश्नावली विधि, अंतदर्शन विधि, बही दर्शन विधि है ना, साक्षात्कार विधि और उपचारात्मक विधि और जितनी भी कुछ विधियाँ थी वो मैंने पढ़ाई हैं। अब हम मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला हम संरचनावादी पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ वैज्ञानिकों को पढ़ा लूँ। अभी संरचनावाद के आधे ही नोट्स बनाए मैंने, तो पूरा नोट्स बनाऊंगी ना, वो शेयर कर लूँगी। और थोड़ा सा बना तो दिया, लेकिन पूरे नहीं है संरचनावाद के। फिर प्रकार्यवाद, फिर व्यवहारवाद सब पढ़ेंगे। और दार्शनिकों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बेस मजबूत होता है। ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, रीट के अकॉर्डिंग भी है, साइकोलॉजी जहाँ जहाँ आती है आपको पता हो, सी टेट में भी आती है, रीट में भी आती है, हेस टेट हो, चाहे हर एक टेट, जहाँ राजस्थान या ऑल इंडिया में जहाँ टेट होते हैं, जहाँ टीचर का एग्जाम होता है, वहाँ साइकोलॉजी जरूर आती है। तो उस साइकोलॉजी के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो पहले संरचनावाद है ना, इनके प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुड और टीचर इसके शिष्य थे। और ये 1892, मैंने शायद पढ़ा दिया है, नहीं सॉरी, पढ़ा या नहीं, अभी नोट्स में लिखे, सॉरी। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स एंजल और जॉन डीवीडी है, 1895, यानी कि 2-3 साल बाद है। फिर उसके बाद व्यवहारवाद जो प्रमुख था, संप्रदाय, वॉटसन, हल, टॉलमैन, स्किनर थे सभी। फिर 1913 में ये सब आया था। कब आया था? 1913 में आया था व्यवहारवाद। जबकि जब व्यवहारवाद की जो पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे ना, वह व्यवहारवाद शब्द का किसने प्रयोग किया पहली बार, है ना, उसके बाद वॉटसन ने किया है। तो किस तरह से, कौन सी पुस्तक में किया गया, वो आगे जब व्यवहारवाद संप्रदाय हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी। समग्रवाद कह दो या गेस्टाल्टवाद कह दो, ये सभी समग्रवाद में आते हैं। मैक्स वर्दिमर, कोहल और कोप का जो बंदर पे किया था ना, चिंपांजी बंदर पे जो प्रयोग किया था वो पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। सूज का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ये 1912 में आया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड, एडलर, जूंग थे, ये 1900 में दिया था। और सिगमंड फ्राइड ने जो मन की जो 3 अवस्थाएं बताई थी, आपको पता हो तो, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, उन सबको जब डिटेल से हम पढ़ेंगे, जब ये सिद्धांत आएंगे। बस ये समझ लो कि साइकोलॉजी सब बिल्कुल इस पर ही है। उसके बाद एक अधिगम, फिर एक आएगा बुद्धि और एक व्यक्तित्व। 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी साइकोलॉजी पूरी हो जाएगी। और आपको पढ़ना भी जरूरी है। इतना आप क्या कहते हैं उसे, डिप्रेशन में जाके ना पढ़े, उसको हल्के से पढ़ोगे ना। पढ़ाई हमेशा आप देखिए लोड लेके नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल आराम से समझोगे तो पूरा, अगर आपको बेस समझ में आ गया ना, तो फिर आराम से आप आगे बढ़ते ही जाओगे। तो आपको यही देखना है कि 5 टॉपिक या 6 टॉपिक ही है, उसको मैं 2-4 दिन या 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ में पूरा कर लूँगा, है ना, उस तरह से करना होगा आपको। प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, उसको पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पहला ही पढ़ेंगे सुकरात, जो दार्शनिक थे, 469 से 399 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम सोफ्रोनिक्सस और संगत रास थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा व आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे थे। एक और ये कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो दार्शनिक थे ये भी। कॉल 428 से, क्या इसका काल था? 428 ईसा पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व था। सुकरात के शिष्य कौन थे? अरस्तु के ये गुरु थे। किसके? अरस्तु के। अरस्तु उसके बाद आएंगे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? आगे हम देखेंगे। तो ये प्लेटो के शिष्य तो अरस्तु थे, लेकिन अरस्तु के जो गुरु थे वो थे सुकरात थे। कौन थे? सुकरात थे। प्लेटो की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार करना। क्या करना? सत्य का साक्षात्कार। शिक्षा प्रणाली के अनुकरण को विशेष महत्व दिया। यह एक यूनानी दार्शनिक थे। प्रमुख पुस्तक इसकी कई बार परीक्षा पूछी जाती है, द रिपब्लिक है ना, पुस्तक को याद रखना। उसके बाद थे अरस्तु। अरस्तु का काल था 384 ईसा पूर्व से 322 तक थे, यानी कि पीछे चल रहा है। अभी एडी, फिर सी डी, BC वगैरह आएगा, बिफोर क्राइस्ट होता है ना, उस तरह से। और प्लेटो के ये शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। ये भी दार्शनिक थे। इन्होंने भी दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन किया था। साइकोलॉजी और दर्शन शास्त्र जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको अरस्तु, सुकरात, प्लेटो पॉलिटी में भी मिलते हैं। पॉलिटी भी हम पढ़ेंगे ना, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत में, है ना, जो दैवीय सिद्धांत है वगैरह, कुछ राजनीति के जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे ना, वहाँ भी आते हैं ये। और ये देखो, मैंने ये पुस्तक तो बता ही दी थी आपको, प्राचीन मनोविज्ञान है, इसका सूत्रपात हुआ था। इनकी जो पुस्तक थी डी एनिमा थी। कौन सी पुस्तक थी? किसकी थी? अरस्तु की। डी एनिमा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म
सिटेगेरियो नामक नगर में हुआ। अरस्तु ने भौतिक अध्यापन, कविता, संगीत, नाटक, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों की रचना की तथा उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, याद रखना। सिकंदर कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे। आज के टाइम में जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु होते तो आज को 100% इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता, क्योंकि इन्होंने बहुत से जो क्या कहते हैं पद्धतियों की खोज की है। इन्होंने ज़्यादातर सत्य की खोज की है। उस तरह से यानी कि ज़्यादातर इन्होंने काम किया है जो समाज की भलाई के लिए भी किया है, शिक्षा के लिए भी किया है, हर जगह किया है इन्होंने कार्य, तो इनको नोबेल पुरस्कार 100% मिलता। उसके बाद थे रूसो, जो प्रकृतिवादी और दार्शनिक थे। काल इनका 1712 से 1778 में। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन शुरुआत की थी रूसो ने। शुरुआत कर सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। लोकतंत्र तानाशाही के जनक थे ये, लोकतंत्र के तानाशाही के जनक थे रूसो, और ये प्रकृतिवादी भी दार्शनिक थे। अब तक हमने पढ़ा ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सभी दार्शनिक थे, लेकिन रूसो प्रकृतिवादी भी थे, ये भी याद रखना आपको। और मैं बता दूं, इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी एमिल का नाबाल बालक व सोफी नामक बालिका को शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। बालक व सोफी नामक बालिका, यानी कि दो, एमिल कौन था? बालक था, और सोफी कौन थी? बालिका थी। इनकी शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन किया था एमिल पुस्तक में। और आपको यहाँ तक रखना, अभी मैंने बताया डी एनिमा जो अरस्तु की पुस्तक थी, और मैंने बताया रिपब्लिक, ये किसकी थी? प्लेटो की। इन पुस्तकों को अच्छी तरह याद रखना। मेजर बुक्स, इनकी पुस्तकों को भी अच्छी तरह याद रखना। रूसो वह व्यक्ति था जिन्होंने, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता था, अर्थात यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक था। और रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन विभिन्न बंधनों से इनकी में जकड़ा होता है। इनकी परिभाषा को भी याद रखना। उनके बाद थे, हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी दार्शनिक थे। मोहनदास करमचंद गांधी नागरिक था भारतीय। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। 1937 में मातृभाषा के माध्यम से इन्होंने शिक्षा का अर्थ बालक व मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण विकास और सर्वोत्तम विकास बतलाया था इन्होंने सिर्फ। अब हम पढ़ेंगे जॉन डीवीडी, नागरिकता इनकी अमेरिका के थे। ये जन्म इनका 1859 को, मृत्यु इनकी 1859 को हुआ। 1952 में इनकी मृत्यु होगी। जॉन डीवीडी का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बर्लिन गट नगर में हुआ था। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की। जब मैंने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया था, वहाँ शिक्षा पढ़ाई थी, वहाँ आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इनका मानना था कि शिक्षा ही जिंदगी और सीखना मूल व्यवहार है। शिक्षा में प्रशिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि विषय केंद्रित होना चाहिए। जो शिक्षा में प्रशिक्षण होता है ना, वो छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि विषय केंद्रित। जॉन डीवीडी की प्रमुख रचनाएं, इनकी पुस्तकों को अच्छी तरह याद रखना। और इनकी पुस्तक पहली जो है वो है द स्कूल एंड दिस सोसाइटी, ये 1899 में लिखी थी इन्होंने। द चाइल्ड एंड द करिकुलम्स, ये 1902 में लिखी। हाउ वी थिंक, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इंडस्ट्रेट एंड फर्टन इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं जो 1916 में लिखी थी। उनके बाद है रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। इन एक्सपीरियंस एंड नेचर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। स्कूल ऑफ टुमारो, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इनकी पुस्तकों को अच्छी तरह याद रखना। थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए।